जी हां, तो राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन, देश के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन। आज राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन होने वाला है और यह संबोधन खास तौर पर जिस तरह से कल कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर 100 करोड़ का आंकड़ा देश ने पार किया है। वैक्सीनेशन 100 करोड़ लोगों को लग गया है, इसको लेकर जश्न और उत्साह मनाया गया। आज हो सकता है प्रधानमंत्री जब राष्ट्र के नाम संबोधन दे तो इसमें इस बात का भी जिक्र हो। तो आज बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं और 10 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है राष्ट्र के नाम। देश के नाम संबोधन प्रधानमंत्री का और हम आपको बता दें आज 10 बजे प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन देने वाले हैं। और सीएम योगी की बात की जाए तो उन्होंने भी एक ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री को अवश्य सुने। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि क्या कुछ यहां से कहने वाले हैं, लेकिन ये जरूर है कल जिस तरह से कोरोना की वैक्सीनेशन के आंकड़े को 100 करोड़ के आंकड़े को भारत ने पार किया, इसको लेकर खुशी जरूर है। कोरोना को मात देने की दिशा में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि अभी त्योहारी सीजन है और ऐसे में लापरवाही बिल्कुल नहीं की जा सकती है, तो इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री अपनी बात कर सकते हैं। कोरोना के 100 करोड़ डोज पूरा होने पर आज हो सकता है प्रधानमंत्री इस राष्ट्र के नाम संबोधन में अपनी बात रखे। साथ ही पीएम मोदी कहा जा रहा है कि बच्चों के वैक्सीन पर भी देश को जानकारी दे सकते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, आज प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन अब से कुछ देर बाद यानी आधे से घंटे के बीच बात है, हम क्या माने, इसको किस तरह से देखें? क्या जिस तरह से 100 करोड़ के आंकड़े को भारत ने छुआ है कोरोना वैक्सीन को लेकर, क्या उस पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री? और इसके अलावा कुछ और ऐसी बातें जो आज इस संबोधन में प्रधानमंत्री द्वारा? देखिए, ठीक 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण है जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ भी ट्वीट करके इस बात को बताया है देश की जनता को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुने। देखिए, उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल फोटो को भी चेंज किया है, उसमें भी उन्होंने 100 करोड़ का जिक्र किया है। एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या देश के जो भी लोग हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से भारत ने इतिहास रचा है, एक कम वक्त में 100 करोड़ जनता को जिस तरीके से कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है, अपने आप में एक बड़ी बात है। तो जाहिर सी बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 10 बजे देश को संबोधित करेंगे तो प्रधानमंत्री इस अचीवमेंट को लेकर के देश को बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आने वाले वक्त में त्योहारी सीजन है, दिवाली है, छठ है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर जनता को ये कह सकते हैं कि अभी एहतियात जो है वो ना छोड़े, क्योंकि देखिए लॉकडाउन खत्म हो चुका है देश से और एक तरह से लोगों पे देखा जा रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का जो पालन करते थे वो अब थोड़ा कम हो चुका है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर कह सकते हैं कि स्पीड ब्रेकर की तरह वो कह सकते हैं कि जरा रुकिए, थमिए, अभी और भी आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है। दूसरी बात आपको बता दूं कि बच्चों की वैक्सीन कब तक आएगी, क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने इसको अप्रूवल दे रखा है, तो इस पर भी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज देश के नाम संबोधन करेंगे उसमें बता सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री अन्न योजना है, उसके कार्यकाल को भी बढ़ाया जा सकता है। तो इन तमाम मसलों पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या देश को संबोधित करते हैं। जी चलिए, तो अब से 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन होने वाला है। इंतजार रहेगा कि प्रधानमंत्री यहां से क्या कुछ कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। आज सियासी शुक्रवार है। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर कहा यह जा रहा है कि लगातार
कार्यक्रम में शिरकत करने वाले उत्तर प्रदेश में 2022 की बाजी जीतने के लिए सभी पार्टियां अभी पूरी दमखम के साथ जुट गई है। आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ 2 पिछड़ा वर्ग सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी की बूथवार समीक्षा का दूसरा चरण भी आज से शुरू होने वाला है। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव किरणमय नंदा लखनऊ से बूथवार समीक्षा के लिए रवाना होंगे। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव प्रयागराज में सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकालने वाले हैं। तीन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हर एक पार्टियां अपना दमखम झोंक रही है 2022 के चुनाव के लिए। सीएम योगी का भी आज कई कार्यक्रम होने वाला है। वहीं एसपी दूसरे चरण की शुरुआत यहां पर अपनी यात्रा की करने वाली है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री 2 अलग अलग पिछड़ा वर्ग सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे पंचायत भवन में लोनिया समाज के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को सीएम संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद सीएम योगी विश्वेश्वरैया सभागार में दोपहर 12:30 बजे यादव समाज के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये दोनों सम्मेलन मिशन 2022 के तहत किए जा रहे हैं। दरअसल प्रदेश में करीब 52% ओबीसी मतदाता हैं, जिसमें से करीब 9% यादव वोटर हैं। वहीं शाम 4 बजे लखनऊ में सीएम योगी कृषि विभाग में नव नियुक्त प्रविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र भी बांटने वाले हैं। और शाम 6 बजे सीएम योगी अपने आवास पर अयोध्या शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित भारतीय भाषाओं में रामकथा नाम की किताब का विमोचन भी करने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए राजीव इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, आज सीएम का कई कार्यक्रम है, कहां कार्यक्रम है, शुरुआत किस कार्यक्रम के साथ आज होने वाली है? देखिए, मिशन 2022 को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार इन दिनों युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है और इसी के तहत आपने देखा कि ताबड़तोड़ जहां जनसभाएं की जा रही हैं, वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में 2 पिछड़ा वर्ग सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद करीब 11 बजे सबसे पहले पंचायत भवन में आयोजित पिछड़ा वर्ग को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में जो लोनिया और चौहान जाति के लोग हैं उनको बुलाया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में जातिगत आंकड़े काफ़ी अहम रहे हैं और उसी को देखते हुए सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लोनिया चौहान समाज से जुड़े लोग हैं उनको संबोधित करेंगे और फिर विश्वेश्वरैया हाल में आयोजित यादव समाज के लोगों को बीजेपी से जोड़ने के लिए उनको संबोधित करेंगे और उनको अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो यादव समाज है वो समाजवादी पार्टी का वोटर माना जाता है, लेकिन बीजेपी की ये कोशिश है कि हर जाति वर्ग के लोगों को बीजेपी से जोड़ा जाए और यही कारण है कि बीजेपी अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है कि जो पिछड़ी जाति है, क्योंकि पिछड़ी जाति उत्तर प्रदेश में के चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहती हैं और यही कारण है कि चाहे मल्ला हो, निषाद हो, लोनिया चौहान हो, यादव हो, ये तमाम ऐसी जातियां हैं जो निर्णायक भूमिका में रहती हैं। बिल्कुल, निर्णायक भूमिका में ये तमाम जातियां हैं, इसलिए इनको साधने की कोशिश 2022 को लेकर की जा रही है और आज इसको लेकर सीएम का कई कार्यक्रम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव। और आज एसपी की बूथवार समीक्षा बैठक का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों का दौरा करेंगे किरणमय नंदा। बूथ इंचार्ज और संगठन के लोगों से बातचीत भी होगी। मिशन 2022 को लेकर एसपी की भी तैयारी अब तेज हो गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, अगर बात की जाए एसपी की, दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों का अब दौरा होगा, कहां से इसकी शुरुआत होगी और किस तरह से अब बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता है उनको साधने की कोशिश होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके? देखिए, समाजवादी पार्टी मिशन 2022 के तहत मेन बॉडी की कई सारी यात्राएं चल रही हैं। उन यात्राओं को क्रॉस चेक करने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा निकल रहे हैं। अब मेरे साथ यात्रा के संयोजक विकास यादव हैं, जो कि युवजन सभा के अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। आइए उनसे जान लेते हैं, ये जो यात्रा है ये अपने आप में अलग है अन्य यात्राओं से, क्योंकि आप समीक्षा भी करेंगे और एक जिले में मिनिमम 2 दिन रुक रहे हैं। इन 2 दिनों में आपको करना क्या है और इस द्वितीय चरण में कहां से कहां तक का सफर आप तय कर रहे हैं? ये लगातार चल रही संगठन समीक्षा बैठक का जो दूसरा चरण शुरू हो रहा है सीतापुर से। ये हम सीतापुर से, ये 22 तारीख को शुरू हुई थी, 22 सितंबर से, और जिसमें हम काफ़ी ज़िले कवर कर चुके हैं। आज हम सीतापुर शुरू करेंगे। सीतापुर से पीलीभीत, सीतापुर से लखीमपुर, पीलीभीत, बदायूं, बरेली, शाहजहाँपुर। ये हमारा टोटल 116 दिन का प्रोग्राम है। जो
ठीक है, तो इस प्रोग्राम को बता रहे थे कि किस तरह से ये प्रोग्राम है और किस तरह से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। इससे बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा प्रयागराज के गंगा पार इलाके में रवाना होगी और ये यात्रा प्रयागराज के गंगा पार से होते हुए प्रतापगढ़ में प्रवेश करेगी। रथ यात्रा के जरिए शिवपाल मिशन 2022 के लिए पार्टी की जमीन मजबूत कर रहे हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ रखी। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले अंदाज और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाई जाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। अमूल ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया की लड़ाई के संकल्प को भी अपनी बात कहने के लिए चुना। साल 2001 में सबसे बड़े आतंकवादी हमले में न्यूयॉर्क में WTC ढह गया। अमूल ने संदेश दिया, आतंकवाद अब कबूल नहीं होगा। वाक्य इस तरह लिखा गया ताकि आतंक के गढ़ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को कबूल पढ़ा जाए। विज्ञापन में लादेन की स्पेलिंग का भी सकारात्मक इस्तेमाल किया गया। और इस वक्त आगरा से एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें, छात्रों से भरी बस तालाब में पलट गई है। सभी 40 छात्रों को और छात्राओं को बचा लिया गया है। सड़क जो थी वो खराब थी, जिसकी वजह से बस पलटी है। आगरा के थाना पिनाहट इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर छात्र छात्राओं को बस लेकर जा रही थी, तभी बताया जा रहा है कि ये तालाब में पलट गई है। बातचीत करने के लिए आरिफ हमारे साथ जुड़ गए। आरिफ, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए नीलू, ये बस शांति निकेतन पब्लिक स्कूल की बस है और सुबह के वक्त ये बच्चों को लेने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में एक सड़क है, उस पर पानी भरा हुआ था। ड्राइवर को शायद अंदाजा नहीं था कि जो जगह पानी भरा हुआ है सड़क के ऊपर, वहाँ सड़क बहुत खराब होगी। ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ा दिया, लिहाजा बस बेकाबू होकर बगल के जो सड़क के किनारे तालाब था उसमें पलट गई। हालांकि गनीमत ये रही कि पास में गांव था, बहुत सारे लोग वहां मौके पर पहुंच गए, स्थायी लोग मौके पर पहुंच गए और उन्होंने सभी बच्चों को बचा लिया। तो करीब 40 बच्चे इसमें बस में सवार थे। सबकी बच्चों को बहुत ठीक से बचा लिया गया, किसी को कोई चोट नहीं है, थोड़ी बहुत चोट लगी है। बाकी के अलावा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है, तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं। जी ठीक है आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और उत्तर प्रदेश के खेल, युवा कल्याण और पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश की 95% जनता डीजल पेट्रोल का उपयोग नहीं करती है, चंद मुट्ठी भर लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इसका प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश में जुटा है। उन्होंने कहा कि देश में लोगों की आमदनी बढ़ी है, उस हिसाब से डीजल पेट्रोल के दाम बहुत कम है। उन्होंने जालौन के उरई विकास भवन सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बेतुका बयान दिया। मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।